चलो भाई। चलो भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले सबसे पहली चीज एक बार बस जान लो कि आर्टिकल 50 क्या होता है। आर्टिकल 50 क्या कहता है हमारा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 कहता है कि जुडिशरी मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये बस जानने की बात है, इतना कोई जरूरत नहीं है। फ्रॉम दी एग्जीक्यूटिव। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ? जो पीपल या फिर इलेक्टर्स हैं, उनके पास उनको अकाउंटेबिलिटी देनी होती है भाई, जिस भी गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ये कैसे होता है जनरली, जैसे क्वेश्चन आवर होता है इंडिया में, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ये सब वही तो है कि हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब डायरेक्टली हर इंसान तो सवाल नहीं पूछ सकता, तो ऑपोजिशन पूछती है ये सवाल। तो इसमें आ गया कि पीपल और इलेक्टर्स। इलेक्टर ज्यादा बेटर शब्द हुआ। तो इलेक्टर्स मस्ट गेट अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ देयर एक्सरसाइज, फॉर देयर एक्सरसाइज, फॉर देयर एक्टिविटीज। देना पड़ेगा। चलो, इसके बाद इंडिया में कैसे होता है? इंडिया इट इज प्रैक्टिस बिकॉज इसमें जो है ये इसलिए हो पाता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का हिस्सा है। इसलिए हो पाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर्स बैठते हैं उनका वो सारे एग्जीक्यूटिव के भी हिस्से हैं। इसलिए दिस हैपेंस थ्रू इन इंडिया, दिस हैपेंस थ्रू मैकेनिज्म लाइक क्वेश्चन आवर, सॉरी, बल्कि क्वेश्चन आवर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन एटसेट्रा ओवर द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज, ये भी कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। जो है जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसमें क्या है? ये भी बेसिक सी चीजें, छोटी मोटी चीजें हैं। पहली चीज, ये तो पता ही होगा, जुडिशरी अपहोल्ड्स अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। यानी वही बचा के रखती है भाई, इंडिया के रूल ऑफ लॉ को, इन इंडिया। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर has limited the power of the amending power of the power of the constitution। अब ये कैसे? इसमें क्या है भाई? अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है भाई उसको तो कोई डैमेज नहीं कर सकता ना भाई। बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे फंडामेंटल राइट, ये सब चीजें, इस सब चीजों को अगर अमेंड करने की पावर आ गई तो अगर तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा बेसिक चीजें जो है वो उसको बचा के, इसका एक एग्जांपल लेके चलो। एग्जांपल है ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहां 2024 में इसको जमा किया गया था, जहां पे सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस द यूनियन इंडिया हुआ, जहां पे वे इन 2015 जुडिशरी सुप्रीम, इसमें लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट सॉरी डिक्लेयर्ड जुडिशरी इंडिपेंडेंट। इंडेंट एक बार पढ़ लेना थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से इसको अपने आप। चलो, अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसको मान के चलो, इट इज सेकंड बेसिक स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन considered as considered as the second basic structural doctrine। इसके बाद it, it adheres with the core principle of the constitution। अब देखो, एक कमिटमेंट देता है कि इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस में कलेक्टिव इंटरेस्ट या और इंडिविजुअल इंटरेस्ट, वो दोनों को देखा जाएगा, दोनों को इक्वली माना जाएगा। इसमें आएगा कमिटमेंट कमिटमेंट टुवर्ड्स इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक
political process, political process where interest, collective interest and individual visual interest both are taken into consideration. Both are taken into consideration. 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 अब ये कैसे किया जाता है? जैसे कुछ का कोई इसका एक एग्जांपल ले लो। तेज जौहर या फिर होमोसेक्सुअलिटी। का केस था है। और दूसरा जोसेफ शेंग जो अडल्टरी को टेन का था। ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल लिख लो। साबरी साबरी मतलब टेम्पल एंट्री एंट्री केस जहाँ पे बताया गया कि जहाँ से ये प्रूव होता है कि सुप्रीमेसी supremacy of constitutional morality over religion। इसको भी थोड़ा गूगल पे पढ़ लेना। चलो अब इसी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में ही लिख लो ये चीज कि आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंडमेंट ऑफ प्रोहिबिट्स द अमेंडमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन। फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी जो है इट प्रोटेक्ट्स एंड प्रोवाइड्स वैल्यू ऑफ ईथोस यानी कोर वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखता है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी provides and protects basic structure, sorry, value of ethos, core वैल्यू का संभाल के। अब कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंस है? वैसे तो लोग डिफरेंस दोनों साथ साथ में ही चलते हैं। जैसे समझाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अब ये क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन है वो लीगली कोडिफाइड डॉक्यूमेंट है, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द लीगली कोडिफाइड कोडिफाइड
डॉक्यूमेंट, but without the idea of constitutionalism, it will only remain a document. It will only remain a document lacking enforcement. बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अगर कोई बंदा लॉ तोड़ता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कोई बंदा अगर लॉ तोड़ता है तो कुछ कर नहीं सकते, ये मान के चलो है ऐसे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बिना तो क्या ही होगा, लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, तो गवर्नमेंट का मन किया कुछ कर दिया जिससे बच जाए कोई। चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्स, कॉन्स्टिट्यूशन ट्यूशन constantly involves, constantly evolves, कैसे इवॉल्व होता है? थ्रू थ्रू अमेंडमेंट, ये तो पता ही, थ्रू अमेंडमेंट्स। अब but such but constitutionalism, but the idea of constitution, idea of constitutionalism ensures sure such changes are consistent with principle of limited government as well as safeguarding the rights of individuals. The right of individual। चलो, ये भी हो गया। अब बेसिक चीजें जो थोड़ी बहुत जाननी पड़ेंगी, ये जान लो बस, कुछ खास नहीं है ये। प्रोविजन टू इंश्योर प्रोविजन टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब ये कैसे इंश्योर किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो? पहली चीज, आर्टिकल 13(2) में देखते हैं, स्टेट जो है फंडामेंटल राइट छीन नहीं सकता, कैन नॉट अमेंड, सॉरी क्या अमेंड नहीं बोल, कैन नॉट, मतलब कोई ऐसा लॉ नहीं ला सकता जो कैन नॉट ब्रिंग अ लॉ दैट विल टेक द फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन, कैन establish a law that take away the fundamental right। चलो, ये हो गया।
अब एक है तुम्हारा आर्टिकल 14, जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। लॉ के इक्वालिटी भी सबसे इतनी इम्पोर्टेंट है, और जो लॉ है उसको भी हमें संभाल के रखना है, ऐसा नहीं कि बस फॉलो ही नहीं कर रहे। आर्टिकल 32 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपके छीने जाए तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इफ वन फंडामेंटल राइट is violated, he or she can directly appeal to Supreme Court। चलो बढ़िया। अब एक और है, छोटी मोटी चीजें हैं, ये भी जान लो, काम आएंगी। चलो, मेजोरिटीज इन इंडिया। किस किस टाइप की टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज इन इंडिया? ऑफ मेजोरिटी इन इंडिया, इसमें आ गया तुम्हारा सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी। मेजोरिटी जिसमें है, जिसका मतलब है हाफ प्लस वन ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी अपने लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, बट वो किसी रीजन से कम होके, मतलब किसी रीजन से प्लस वोटिंग, किसी रीजन से मान के चलो 350 लोग आए, मेंबर आए, मेंबर प्रेजेंट है, और किसी रीजन से मान के चलो तो 300 लोगों ने वोट किया, यानी सिंपल मेजोरिटी हुई। सिंपल मेजोरिटी हुई 300/2 प्लस वन, यानी कि 150 लोगों ने भी अगर फेवर में वोट कर दिया तो वो लॉ पास हो जाएगा। चलो, अब सेकेंड, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हाफ प्लस वन ऑफ द टोटल मेंबर्स, द टोटल मेंबर्स, जैसे, अरे सॉरी सॉरी, टोटल मेंबर्स जैसे, वही सेम एग्जांपल, मान के चलो अपने लोकसभा में 543 मेंबर है, तो इसका हाफ क्या हुआ? इसका हाफ हुआ टू 271.5, 272, तो यानी कि इफ 272 मेंबर वोट इन फेवर, मतलब उसका हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी। चलो, सॉरी, चलो, अब तीसरा नंबर, इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी मान के चलो किसी रीजन से बहुतों ने छोड़ दिया,
लोकसभा का सीट अपना, तो लोकसभा की सीट कम हो जाएंगी। जैसे 543 है, 20 लोगों ने मरने की वजह से छोड़ दिया है, किसी रीजन से भी छोड़ दिया, तो सीट तो कम हो जाएंगी। तो यानी कि मान के चलो, एग्जाम्पल से इसे समझा देता हूँ कि 543 सीट्स हैं, ठीक है। 543 मेंबर्स होने चाहिए ऑफिशियली सीट्स, बट 20 लोगों ने छोड़े, 20 मेंबर लेफ्ट लेफ्ट द सीट बिकॉज ऑफ एक्सप्रेस रीजन ऑफ एक्स वाई जेड रीजन। सो इफेक्टिव मेजोरिटी जो है वो हो जाएगी 23, मान लेते हैं 43 कैलकुलेशन। इफेक्टिव इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाएगी 520/2 +1, यानी कि ये तुम्हारा हो गया 260 261। 261 को वोट करना होगा उसके लिए। ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ, असली में ऐसा नहीं है, मतलब असली में भी कोई 23 मेंबर नहीं गए हुए, बट ये एग्जांपल है जस्ट। फिर जैसे लोकसभा के स्पीकर को हटाना होता है तो शायद दो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर चौथा ले लो, स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या हुआ? स्पेशल मेजोरिटी हो गया, स्पेशल मेजोरिटी जो है दो टाइप का होता है। पहला, फेडरल प्रोविजन। फेडरल प्रोविजन, अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो स्टेट और वो दोनों के लिए पास करनी है, जैसे जीएसटी था, तो उसके लिए आपको फेडरल प्रोविजन आपको लाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग, यानी ये प्रेजेंट प्लस वोटिंग के ऊपर समझा है, प्रेजेंट प्लस वोटिंग प्लस हाफ ऑफ द ratification by half of the states by simple majority। simple majority simple majority। अब देखो, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट प्लस वोटिंग, यानी कि जितने भी मेंबर अभी हैं, जैसे मान के चलो 500 मेंबर है, तो 500 मेंबर डिवाइडेड बाय, खुद कर लेना, 500 एक कर लेते हैं, 500 एक, हाँ। तो प्लस वोटिंग, 501 प्लस वोटिंग है, ठीक है। तो प्रेजेंट प्लस वोटिंग यानी 501 लोगों ने वोट किया, उसका 2/3 जितना भी होगा वो, प्लस रेटिफिकेशन बाय, यानी कि आधे स्टेट्स को सिंपल मेजोरिटी से वो पास करवाना होगा। इसका एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, जीएसटी, जो 101st अमेंडमेंट था अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। और सेकंड लिख दो, वो क्या था, पंचायत रूल। पंचायत जो आया था वो आया था, 99th अमेंडमेंट था अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। ये था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये है 19, सॉरी 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 99th नहीं, ये है 73rd, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सॉरी सॉरी, गलत बोल गया, सॉरी। चलो, नॉन फेडरल प्रोविजन, नॉन फेडरल में क्या होता है, जब अगर फिर स्टेट हो सिर्फ उसको करना हो, फिर सेंटर करना, नॉन फेडरल प्रोविजन, उसमें तो सिंपल है। जैसे उसमें सिर्फ क्या करना होता है, 2/3 ऑफ
present plus voting, but on in both houses. In both houses, लोकसभा एंड दूसरा हाउस कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा यानी दोनों, क्या लिखे हैं? यानी दोनों हाउसेज में 2/3 ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग होना चाहिए। यानी जितने बैठे हैं उतने वोटिंग का 2/3। चलो, ये हो गया एक चीज। ठीक है। अब एक और चीज है इसमें, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आर्टिकल 61 क्या कहता है? प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाना। इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है। ये अभी कैसे होता है? उसमें होता है 2/3 ऑफ द टोटल प्रेजेंट टोटल प्रेजेंट no, sorry, of the total, 2/3 of the total of Lok Sabha and of राज्यसभा, इन दोनों का, इन राज्यसभा, यानी उसका अलग और इसका अलग, बट 2/3 दोनों में आपको करवाना होगा पास। यानी एग्जाम्पल अभी के डेट में कर सकते, अभी की डेट के हिसाब से देखोगे तो 543 सीट्स है तुम्हारे लोकसभा में, लोकसभा में, तो इसका 2/3 को पास कराना होगा। इसके बाद राज्यसभा में जितनी सीट है, राज्यसभा में 238 सीट्स हैं। सॉरी टू सॉरी सॉरी 245 सीट्स हैं राज्यसभा में, सभा में, का 2/3 को पास कराना होगा, तब जाके प्रेसिडेंट इम्पीच होंगे, प्रेसिडेंट को हटाया जाए के पद से। चलो, अब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लास्ट कर लो, फिर चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितने फॉर्म? गवर्नमेंट होती नॉन डेमोक्रेटिक और दूसरी होती डेमोक्रेटिक। दूसरी होती है डेमोक्रेटिक। अब इसका भी बेसिक आइडिया लो। नॉन डेमोक्रेटिक में हो गई तुम्हारी, ये तो कुछ भी लिख दो तुम, ऑलमोस्ट सभी है ना, जो भी डेमोक्रेटिक होती है नॉन डेमोक्रेटिक होती है। इसमें ले लो डिक्टेटरशिप, मोनार्की, फिर अथॉरिटेरिज्म, टेरियरिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है। अब डेमोक्रेटिक में क्या होता है ये लिख दो। अब सीधा इस पे आते हैं। डेमोक्रेटिक कैसे बना है? डेमोस प्लस क्रेटिया, ग्रीक शब्द है। अब डेमोस कहता है, क्रेटिया और डेमोस, डेमोस का मतलब होता है पीपल, और क्रेटिया का मतलब होता है रूल, तो इम्प्लाई रूल बाय पीपल। अब एक एज ए नोट पॉइंट लिख दो, एंशियंट ग्रीक में, एंशियंट ग्रीक, ग्रीक की एक सिटी स्टेट में,
A city state of एथेंस, वहां पे एक कॉन्सेप्ट था पोलिस का, पोलिस, जो था डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी का एक तरीका था, जिसमें था पोलिस में जो है सबको सिटीजन, इसमें सब लोग बोल सकते थे, सबको इक्वल राइट, सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था ना, सबको सबको राइट था बोलने का, तो बोलते थे सब लोग, कभी इसको मौका दे दिया, कभी उसको मौका दे दिया। पुलिस में जो है काम इसमें होते थे, ओनली लिमिटेड, मतलब देयर वर ओनली लिमिटेड, ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड सिटीजनशिप, ये इनको मिलता था, ये सिर्फ उनको मिलता था जो एथेंस में पैदा हुए हैं, ठीक है, एथेंस के बाहर पैदा नहीं हो सकते। और दूसरा, दोनों मम्मी और पापा दोनों उनके एथेंस के होने चाहिए, ठीक है, वहां पे कौन, और स्लेव्स भी, तो इसको लिखा, और लड़के होने चाहिए, इसको लिखा, ये सिटीजनशिप जो थी वो सिर्फ ओनली फ्री बॉर्न मेल्स को मिलती थी, यानी स्लेव्स को भी नहीं मिलेंगी, या फिर किसी बहुत फीमेल्स को भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आज की डेट में जो है, आज की डेट में इन मॉडर्न एरा, there is a concept of, there is a concept of nation state, nation state rather than city state, में तो कोई दो राय नहीं, सही बात है, rather than city state। अब बड़ी बड़ी वो हो गई, एक देश कितना छोटा था, अब तो इतने बड़े बड़े देश हो गए, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल नहीं है इतने बड़े देश में, इसी बात है। डायरेक्ट इसमें क्या था, सबको बोलने का मौका मिलेगा, इसमें सबको बोलने का मौका नहीं मिल सकता ना इतने बड़े देश में, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नॉट पॉसिबल, डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न एरा, एज सिटी स्टेट्स आर रिप्लेस्ड बाय नेशन स्टेट, where there are where there is huge population, huge territories, very large territory, sorry, territories, and यहाँ पे तो इंक्लूसिव सिटीजनशिप के ऊपर नहीं थी, इंक्लूसिव सिटीजनशिप ये, यानी बहुत हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, सबको ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग दे सकते हैं इलेक्शन का, इलेक्शन में वोट, बहुत सारे दे सकते हैं, मतलब बहुत बहुत लोग हैं जो सिटीजनशिप है इंडिया के, तो फिर अब भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती तो क्या होता है, तो इसका सोल्यूशन बना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिस जिस डेमोक्रेसी जिसमें आज की डेट में उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग पीपल ही इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पीपल elect their representative and here citizens here citizens are based on equality ऐसा नहीं कि कोई नहीं दे सकता जो भी 18 साल के ऊपर है इंडिया में एटलीस्ट जो भी 18 साल के ऊपर है वो वोट कर सकता है अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का फीचर्स क्या होते हैं फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या फिर इसको या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सॉरी डेमोक्रेसी फ्री एंड सॉरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए फेयर एंड पीरियोडिक इलेक्शन सॉरी पीरियोडिक भी होने चाहिए जब एक बार इलेक्शन करके बहुत टाइम तक कोई रुक गया तो इलेक्शन होने चाहिए उसके बाद तुम्हारा मस्ट बी कंडक्टेड फिर सेकेंड नंबर पे आप मानो कि विल ऑफ मेजोरिटी होती है यहाँ पे विल ऑफ मेजोरिटी होती है बट साथ ही में प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट चेक्स एंड बैलेंस ऑफ पावर होता है अब भाई एग्जीक्यूटिव जो मतलब कुछ भी करेगा तो उसको जवाब तो देना जवाबदेही तो देनी होगी ना लेजिस्लेचर को बेमतलब में कुछ तो कर नहीं सकता अगर कर देगा तो सरकार गिर जाती है तो चलो आज के लिए तो इतना बहुत है कल चालू करेंगे अब बस एक डेट बता देता हूँ कि क्या करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज होती हैं प्रेसिडेंशियल होती हैं पार्लियामेंट चलो गुड नाइट